बनेगा स्वस्थ इंडिया के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा फोकस है एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविष्य। हमारा लक्ष्य है सभी के लिए स्वास्थ्य और ये भी कि कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि स्वस्थ भारत ही बनेगा संपन्न भारत। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं खबर लहरिया की टीम से, जो कि एक ग्रामीण महिलाओं के द्वारा संचालित समाचार नेटवर्क है। हमारे साथ जुड़ रही हैं कविता देवी, जो खबर लहरिया की सह संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ है नाजनी रिजवी, जो वरिष्ठ रिपोर्टर हैं खबर लहरिया के साथ। शुरुआत कविता जी से करते हैं। अपनी कहानी के बारे में बताइए। मुझे पर्सनली बहुत ही इमोशनल लगा आपकी जितनी भी जर्नी है उसके बारे में सुन के, पढ़ के। अगर आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, और एनटीटीवी में आज बातचीत करने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैं देश भर की, बुंदेलखंड की सारी महिलाओं को, लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दूंगी। और आज का दिन हमारे लिए कितना खास है, कितना खूबसूरत है। वैसे मैं आज का दिन ही नहीं कहूंगी, हमारे लिए हर दिन खास और खूबसूरत होता है। तो ये तो एक दिन है जो मनाया जाता है और हम उसमें महिलाओं से बात करते हैं, औरतों से बात करते हैं, हम ऐसी औरतों को चुनते हैं। तो हमारे लिए हर दिन खास है, मेरे लिए हर दिन महिला दिवस होता है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं। हाँ, ये बात सही है कि मेरी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। मैं बचपन से स्कूल नहीं गई और उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं समझा जाता था। लड़की है, घर का काम करे, उसमें जो भी उसके संस्कार हैं, घर गृहस्थी चलाने के, बच्चे पालने के, खेती का काम है, भाई बहनों का देखभाल है। तो वैसा ही मेरा संस्कार था। और मेरे गांव की, जहाँ तक मुझे पता है, दो एक लड़कियां रही होंगी जो पढ़ने जाती रही होंगी, मुझे तो याद नहीं है। तो कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। मैंने लंबी उम्र में पढ़ाई लिखाई सीखी। वहां पर एक एनजीओ के थ्रू गांव-गांव में सेंटर खोले गए थे महिला समाख्या के तहत, और वहां पर मैंने जाकर के सेंटर में पढ़ाई करी। फिर मैंने जाकर के वहां पर एक महिला शिक्षण केंद्र खोला गया था। महिला शिक्षण केंद्र में मैंने 6 महीने की पढ़ाई करी और फिर उसके बाद आकर के मैंने स्कूल में पढ़ाई की, फिर मैं कॉलेज में पढ़ाई की और अब मैं खबर लहरिया में काम करती हूँ। को फाउंडर हैं और एडिटर इन चीफ हैं आप खबर लहरिया की। लेकिन आपने जब पढ़ाई की, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जरूर थी कि जर्नलिज्म ही क्यों, आपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना, कोई और क्षेत्र क्यों नहीं? पत्रकारिता की मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगी, क्योंकि वो जो मेरी पढ़ाई थी, तो अपना नाम तो सुनती थी कि लोग मेरा नाम लेते, लेकिन तो लिखते कैसे है वो मुझे नहीं आता था। लेकिन जब मैं सेंटर गई, सेंटर मैंने अपना नाम लिखना, अपने परिवार का नाम लिखना, अपने गांव का नाम लिखना सीखा और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई बढ़ती गई। तो पत्रकारिता की जो आज लोग डिग्री करते हैं, पढ़ाई करते हो, तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कोई पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की। हालांकि हर स्टेप में जो मैंने पढ़ाई की है, उसमें हर स्टेप में संघर्ष है। चाहे मैंने सेंटर में पढ़ाई किया हो, चाहे मैं 6 महीना जब मैं महिला शिक्षण केंद्र में गई तब मैंने पढ़ाई की, जब मैं स्कूल गई, जब मैं कक्षा 5वीं में गई तब की अलग लड़ाई, अलग संघर्ष है, जब मैं कॉलेज में गई तो लड़ाई। तो पढ़ाई का बहुत अलग इतिहास है। जितना लंबा इतिहास खबर लहरिया का, उतना लंबा इतिहास मेरे पढ़ाई का। मैं ये पूछ रहा था कि पढ़कर बहुत सारे फील्ड्स आप चूज कर सकती थी, जर्नलिज्म या पत्रकारिता की। कुछ नहीं सोचा था। जब मैं पढ़ी रही थी तब ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी। मैंने सिर्फ अपने लिए पढ़ा था, नौकरी के लिए, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं होती थी ना कि लड़कियां क्या करें, तो मैंने भी नहीं सोचा था। जब मैं पढ़ाई करके निकली महिला शिक्षण केंद्र से, तब वहां पर जो महिला समाख्या, वहां पर काम शुरू हो गया था। वहां पर महिला डाकिया निकलता था, कुछ कुछ किताबें आती थी, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मैं जुड़ना शुरू करी। तो वहां से काम की शुरुआत हो गई थी कि महिला डाकिया जो संस्थागत पत्रिका निकाली जाती थी, उसके चित्र बनाना है और उसके लिए हेडिंग चुनना है और उसके लिए कुछ कुछ लेख लिखना है। तो ये सारे काम वहां से शुरू करी। तो आई थिंक ये कोई ऐसी सोच नहीं थी कि मैं पत्रकार बनूंगी, कि मैं कुछ सरकारी जॉब करूंगी, ये सब नहीं था जी। तो मैं आगे खबर आपको लहरिया की
जी। जी, 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 जी। हाँ, खबर हाँ, लहरिया की आप एक और सदस्या जो हैं नाज़नी रिज़वी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नाज़नी रिज़वी को 13 साल का एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग का और बहुत सारे मुद्दों पर, विषयों पर ये अभी तक रिपोर्ट कर चुकी हैं, चाहे वो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो या बुंदेलखंड का जो वाटर क्राइसिस हो, उसकी बात हो। और वहीं इनका एक शो है बहुत पॉपुलर, जहाँ ये ह्यूमर के ज़रिए बहुत सारे मुद्दों की बात करती हैं। बोलेंगे, बुलवाएँगे, हँस के सब कह जाएँगे, इनके शो का नाम है। नाज़नी जी, आप अनम्यूट अगर अपने आप को करें और आप बताइए, आप खबर लहरिया से कैसे जुड़ी? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है और मैं भी पत्रकार नहीं बनना चाहती थी और मतलब सोचा ही नहीं था क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं थी मेरी, मैं भी सिर्फ़ 8 तक ही पढ़ी हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पत्रकार बन जाऊँगी या मेरे नज़रों में तो पत्रकार बनना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा पद समझती थी मैं, तो मैं नहीं सोच पाई थी कभी कि मैं पत्रकार बन पाऊँगी। तो मेरे 5 बच्चे थे छोटे-छोटे और मुझे काम की तलाश थी, तो खबर लहरिया में पहुँची और फिर वहाँ पे मुझे काम मिला। तब से ही जुड़ी हूँ 2007 से। अच्छा, अभी तक की आपकी सबसे चैलेंजिंग रिपोर्ट नाज़नी क्या रही है? हाँ, शुरुआती दौर में तो हर रोज़ हमारे लिए चैलेंज होता था। लेकिन मुझे जब मैं बांदा की हूँ, बुंदेलखंड से ही हूँ, तो सुना करती थी कि मानकपुर साइड डाकू हैं और चित्रकूट में इधर डाकू हैं, तो मतलब बहुत पहले बचपन में बहुत डर लगता था कि डाकू हैं बहुत उधर। लेकिन जब मैं हाँ, चित्रकूट में आई 2014 में, तो मैं बहुत उत्सुक थी कि मैं डाकू की स्टोरी करूँ, डाकू की रिपोर्टिंग करूँ। तो मैंने कई खबरें डाकुओं की, जहाँ पे एनकाउंटर हुआ वहाँ भी, जहाँ पे डाकुओं ने आतंक किया वहाँ भी जा कर के और फिर एक हम यहाँ पे महिला डाकू का नाम आया साधना पटेल। उसमें मैं और कविता दीदी दोनों साथ में ही गए थे। जब हम जा रहे थे, तो हमें काफ़ी मतलब अ, अंदर से ये तो हो रहा था कि हम एक डाकू के घर जा रहे हैं और फिर थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा था कि वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा क्योंकि किसी पत्रकार ने हिम्मत नहीं की थी उसके घर तक जाने की और उसके इलाके में जाने की, एक जंगल में पहाड़ के नीचे उसका घर था, अकेला घर उसका। तो हम जब गए तो हम जो गाड़ी लेके बुक करके गए थे, तो उसने एकदम गाड़ी स्टार्ट करके मतलब कि जैसे ही हमें वो देखेगा स्टार्ट करके भाग लेगा, एकदम मोड़ के उसी साइड में लगा के खड़ा था। तो हम लोग जब जंगल-जंगल काफ़ी उसको रोड पे छोड़ के फिर पैदल काफ़ी जाना था, तो हम कविता दीदी दोनों पैदल जा रहे थे काफ़ी समय तक और कविता दीदी भी मैसेज कर रही थी लोगों को कि ऑफ़िस में अपने कि अब हम डाकू के इलाके में घुस गए हैं, अब जा रहे हैं अंदर, उसके घर तक पहुँच गए। थोड़ी-थोड़ी देर में हम मैसेज भी कर रहे थे। और जब हुँ। गए तो बहुत अंदर से डर भी था कि हम ऐसे इलाके में आ गए, पता नहीं अब वो यहाँ से वापस जाएँगे कि नहीं, आ तो गए हैं। तो वो काफ़ी मतलब एक मतलब थोड़ा चैलेंजेस भी था, लेकिन हमें अंदर से अच्छा भी बहुत लग रहा था कि हम एक बहादुर महिला हैं जो डाकू के घर तक आ गए। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की तो कि उसकी इवेंच ओरिजिनल फ़ोटो लाता। अच्छा हाँ, तो फाइनली वो असाइनमेंट आपने किया। हाँ, हाँ, हम लोग ने फिर उसकी ओरिजिनल फ़ोटो जो किसी मीडिया ने नहीं पाई थी, किसी ने नहीं निकाला था, हम वो ओरिजिनल फ़ोटो लेके आए, उसकी स्टोरी जो रियल स्टोरी थी, वो हमने छापी। आज तक किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था, बस छाप रहे थे कि महिला डाकू है, महिला डाकू है। हाँ। वहीं कविता जी आप पर वापस आते हैं, जब हम जर्नलिज़्म की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि एक तो पुरुष हैं, फिर वो पुरुष हैं जो एक सर्टेन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं, अपर कास्ट के हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड देन ये एक मोल्ड है जो जो फॉलो होता रहता है। आपको लगता है कि आप एक ही साथ उस मोल्ड को तोड़ती हैं बहुत सारी और वजहों की वजह बहुत सारे और कारणों की वजह से? जहाँ तक पूरी दुनिया का मानना है और मेरे इलाके का मानना था, जो पत्रकारिता के क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि महिलाएं पत्रकार नहीं हो सकती हैं। और जब से हमने काम शुरू किया मेरे इलाके में, क्या यूपी भर में महिला पत्रकारों को नहीं देखे थे कि वो रिपोर्टिंग करती हैं। हमारा विजन ही था कि महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में उतारना। 2002 में जब खबर लहरिया की शुरुआत हो रही थी, तो हमें लगा कि महिलाएं ही पत्रकार होंगी और ऐसी महिलाओं को हम पत्रकारिता के क्षेत्र में उतारेंगे, जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं। तो इन
महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में लाएंगे। ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे नाजनी भी कह रही है कि पत्रकारिता के नाम से लोग इतना डराते धमकाते हैं। और आई थिंक ये सोच जो एक तरह की बनी हुई है कि जब आप पत्रकार बनोगे तो बहुत खतरनाक एरिया होता है, खतरनाक लोगों से बात करना पड़ता है, हर एरिया में जाना पड़ता है। और आई थिंक ये बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसको महिलाएं नहीं कर पाएंगी, औरतें नहीं कर पाएंगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने उस चुनौती को स्वीकारा कि महिलाएं पत्रकार बन सकती हैं, महिलाएं जोखिम भरे क्षेत्र में जा सकती हैं, महिलाएं डाकुओं की स्टोरी कर सकती हैं, महिलाएं राजनीति की रिपोर्टिंग कर सकती हैं। तो हर तरह की रिपोर्टिंग महिलाएं कर सकती हैं और हमने महिलाओं को गांव-गांव में जा करके ढूंढा कि महिलाएं पत्रकार बने। तो जब हम गांव-गांव में जा रहे थे महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए कि महिलाएं पत्रकार बने, तो हमें ऐसी महिलाएं मिल न रही थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी हो या कोई हाई स्कूल किए हो, इंटर किए हो, बीए किए हो। तो कई गाँव में हमें ऐसी महिलाएं मिली नहीं। तो जो महिलाएं हमको मिली जो कक्षा 5 तक पढ़ी हैं, जो कक्षा 2 तक पढ़ी हैं, 3 तक पढ़ी हैं, कोई महिलाएं नवसाक्षर भी रही हैं, तो कुछ महिलाएं नवसाक्षर भी थी। हमने उन महिलाओं को इकट्ठा किया और हमने उनके साथ में बातचीत करी, इंटरव्यू किया। और जब हम महिलाओं की ट्रेनिंग दिए, बेसिक ट्रेनिंग दिया पत्रकारिता की, और जो हमारे सवाल होते थे कि हमको सवाल करना, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जब इंटरव्यू में हम महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि उनको अपने गांव के बारे में अगर कोई कहानी बताना तो कैसे बताएंगी, तो महिलाएं इतना अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कर रही थी, बता रही थी। ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसा हुआ, जब हम महिलाओं को कई मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए बोले कि आप अपने इलाके के बारे में बताइए, आप रोल प्ले करके बताइए, तो इतना अच्छी अच्छी कहानियां अपने आसपास के गाँव की, इतने अच्छे अच्छे मुद्दे महिलाओं के द्वारा निकले कि हम बता नहीं सकते। हमें लगा कि हमें रियल यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। महिलाएं अच्छे से लिख नहीं सकती, महिलाएं की उतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी, लेकिन हम अगर जुबान से अपनी कहानियों को बता सकते हैं तो कुछ महिलाएं लिख भी सकती हैं। तो हमने ऐसे स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को जो नवसाक्षर भी थी, उनको हमने पत्रकारिता में लिया और उनको हमने पत्रकारिता के साथ साथ में पढ़ना लिखना भी सिखाया। तो मुझे बताइए, में आकर कई पत्रकार हैं जिन्होंने इंटर किया है, जिन्होंने हाई स्कूल किया है, जिन्होंने 8वीं की पढ़ाई करी है। तो मुझे ये बताइए कितने सालों का सफर खबर लहरिया का रहा है? और जब आप बात करते हैं कि महिलाओं के साथ आप काम कर रही हैं और ये ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं, दर्शकों को मैं बता दूं ये बहुत ही हाइपर लोकल रिपोर्ट्स करते हैं, यानी वो उन इलाकों की रिपोर्ट्स करते हैं जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया शायद नहीं पहुंच पाता या वहां के लोगों को आवाज नहीं मिल पाती। तो वो एक बहुत सराहनीय काम है जो खबर लहरिया कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने साल हो गए खबर लहरिया को, और दूसरा, जब आप ग्रामीण औरतों के साथ काम करती हैं तो ये आपका डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल शिक्षा भी देती हैं क्या आप उन्हें, और किस तरीके से? अरुण जी, खबर लहरिया का ये 20वां साल है, पूर्ण हो जाएगा। तो 2002 में खबर लहरिया चित्रकूट जिले से शुरू हुई और तब ग्रामीण, हमारा जो विजन है ग्रामीण औरतों का ही है। तो जो शुरुआती दौर था पत्रकारिता की ट्रेनिंग का, मैं आपको बताऊंगी कि 2002 से 2015 तक में खबर लहरिया अखबार हुआ करता था, ठीक है ना। तो हम अखबार को छापते थे, हम अखबार को बेचते थे। जितनी महिला पत्रकार हैं वही खबरें लाती थी, वही प्रोडक्शन करती थी, वही खबर को लिखती थी, वही छपवाने जाती थी। फिर हम ही लोग जाके दुकानों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में हम अखबार का वितरण भी करते थे। अब रही बात, अगर आप डिटेल में जाना चाहोगे कि कितने संघर्ष के बाद में, जब मई 2002 में खबर लहरिया का 2 पेज का ब्लैक एंड व्हाइट अखबार से शुरुआत होती है। अखबार स्थानीय भाषा में था, मतलब जो स्थानीय बोली होती तो बुंदेली भाषा में शुरू हुआ चित्रकूट जिला से। फिर चित्रकूट जिला के बाद जब शुरू हुआ, फिर महोबा, फिर बांदा, और इसी तरह अयोध्या और बनारस, तो वैसे ऐसे क्षेत्रों में गया। जैसे जैसे अखबार की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे अखबार के जिले और एडिशन भी शुरू हुए हैं। 2015 के बाद हम डिजिटल हो गए। तो अब जहां तक मैं कहूँ कि हमने डिजिटल ट्रेनिंग भी दी है, और जब हम पत्रकारिता की दुनिया में आए, जब महिलाओं को इंटरव्यू किया, उतारा, तो उनकी हमने बेसिक ट्रेनिंग हर चीज की दी। जैसे नाज़नी भी बोले कि कम पढ़ी लिखी औरतों
के साथ हमने खबर लहरिया की शुरुआत की, क्योंकि ये मानना है कि जब आप ज्यादा पढ़े लिखे होते तभी आप जॉब कर सकते, तभी आप हर चीज कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। हम बहुत अच्छा ज्ञान भी होता है इंसान के अंदर, महिलाओं के अंदर, तो वो ज्ञान को हम कैसे उसको निखार सकते हैं। और लेखन के साथ में महिलाओं ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, उनको लिखना आने लगा, गांव का नाम है, खबर के बारे में, और फिर औरतों को लगा कि हम पढ़ सकते। मुझे याद है कि जब प्रोडक्शन में हम 2-2 3-3 रात रुकते थे, हमारी टीम रुकती थी, तो मैं इमला लिखने के लिए देती थी कि आपको नहीं आता तो ऐसे ऐसे आप अक्षर को पहचान सकते, ऐसे ऐसे आप लिख सकते। तो अपने ड्राफ्ट के साथ में उनकी वो शिक्षा भी जारी रही। हमारे टीम में सहोदरा है, श्याम कली है, शिव देवी है, नाजनी है, इन सब ने मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। और आज इतनी अच्छी बेहतर तरीके की पत्रकारिता सारी महिला पत्रकार करते हैं कि आप उनको यूट्यूब चैनल में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जी, तो आप बताइए कि जो मुद्दे हैं वो अधिकतर औरतों से रिलेटेड ही रहते हैं या ओवरऑल उस क्षेत्र के सब मुद्दे होते हैं? और आपका रीडर बेस क्या है? यानी किस जेंडर के लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं और क्या उम्र है उनकी, कैसा इलाका है? अगर थोड़ा आप वो भी डेमोग्राफिक्स हमें दे पाएँ। ये सवाल आप ही का नहीं है, ये सवाल हमको शुरू से लोग करते आ रहे हैं कि महिलाएं हैं तो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे छापती होंगी, और इसको हमने बहुत फेस किया है। तो सिर्फ महिलाओं के मुद्दे खबर लहरिया नहीं करती है। खबर लहरिया जो दुनिया के पत्रकार जैसे हर खबर को करते हैं, उनसे बेहतर खबरें करती है, हर मुद्दे को उठाते हैं। जल, जंगल, जमीन, पानी, विकास, राजनीति, डाकुओं की खबर हो गई, अच्छी खबरें भी हो गई, कोई महिला चैंपियन है, कोई महिला प्रधान अच्छा काम करती है, खनन कहाँ पर हो रहा है, पर्यावरण किस तरह से बदल रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, मैडम महिलाओं की शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, क्या क्या बताऊं, जितने देश के मुद्दे होते कोई भी मुद्दे छूटते नहीं है, सब मुद्दों पर करते हैं। और बल्कि मैं ये बताऊं कि हम तो स्पेशल सीरीज करते हैं, हम तो स्पेशल स्टोरी करते हैं, हमारी तो इंक्लूसिव खबरें होती हैं। तो हाँ, नारीवादी सोच के साथ में हर खबर होती है। ये जरूर कहूंगी कि नारीवादी चश्मे के साथ में जी। नाज़नीन रिजवी जी मेरे साथ में वो जोड़ सकती है थोड़ा सा। वाक़ई और नाज़नीन जी स्पेसिफिक सवाल मेरा आपसे एक और था कि पैंडेमिक में पूरी दुनिया जो है वो रुक गई थी, लेकिन जर्नलिज़्म पत्रकारिता नहीं रुकी थी। तो आप बताइए कि खबर लहरिया से जुड़ते हुए पैंडेमिक आपका कैसा था? जब ये महामारी आई, तो नाज़नीन जी तब आपका सफ़र कैसा रहा इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ? जब कोरोना महामारी शुरू में आई थी तो काफ़ी सभी लोग डरे हुए थे। हर तरफ हाहाकार थी, सबको अपनी-अपनी जान का खतरा था। प्रशासन भी लोगों को बाहर आने-जाने नहीं दे रही थी, लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम पे पत्रकारों को भी मैं देख रही थी कि घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो जिस तरह से अधिकारियों की कुछ पोस्ट आ गई या किसी ने गाँव से कोई पोस्ट कर दी, इधर-उधर से लेके वही सब चला रहे थे। लेकिन फिर हमने एक प्लानिंग की, ठोस प्लानिंग करके, मीटिंग करके ये कहा कि हम तो रुक नहीं सकते हैं, हम पत्रकार हैं, हमारा काम है, हम बाहर निकल के ही काम करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम कभी भी किसी की बताई हुई खबरों पे या आई हुई खबरों पे काम नहीं करते। हम भले ही वहाँ से एक आइडिया ले लेते हैं या हमें एक वो मिल जाता है कि आधार मिल जाता है कि हाँ, हम इससे फिर इसको सही करें कि क्या सही है, क्या गलत है, पूरी बात करके और उस खबर की तह तक पहुँच के ही हम काम करते हैं। वही हमने लॉकडाउन में किया कि हमें कुछ मिल भी रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हम खुद जा रहे थे। और हाँ, थोड़ा-सा डर था क्योंकि घर में बच्चे भी छोटे-छोटे थे और काम भी करना था, तो परिवार भी देखना है और बाहर भी निकलना है काम के लिए, तो थोड़ा-सा हम लोगों के अंदर भी शुरुआती दौर में डर बैठा था। तो हम जब फील्ड जाते थे, तो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ मास्क लगा के और सैनिटाइज़र लेकर के और काफ़ी सुरक्षित होके जाते थे। और जब हम वापस आते थे तो अ, घर में घुसने से पहले हम सीधे बाथरूम में जाते थे। और पूरे कपड़े-वपड़े चेंज करने के बाद नहा-वहा के फिर हम आते थे, बच्चों को छूते थे। अक्सर होता था कि बच्चे आके चिपट भी जाते थे जब आओ तो, "अरे! आप ऐसी करती हो और कुछ नहीं होगा, आप हमसे कितना दूर रहोगी?" मतलब थोड़ा-सा बच्चों के साथ दूरियाँ बन गई थी। तो मैं कहती थी बच्चों से कि अच्छा तुम लोग इधर रहो, ये छोटा वाला रूम है, मैं जब तक लॉकडाउन है तो मैं यहीं पे रहूँगी, तुम लोग मेरे पास मत आना, मुझे काम करना है। तो मैं काम तो नहीं छोड़ पाऊँगी, तो तुम लोग बड़े वाले कमरे में रहो, मैं इधर ही छोटे कमरे में रहूँगी। हाँ, हाँ। तो नाज़नीन, मैं थोड़ा-सा तुम्हारी बात में जोड़ना चाहती, जबकि मैं ये भी देख रही थी कि हमारी लोकल की मीडिया भी
बाहर नहीं जा रही थी, घर में नहीं घर के अंदर थी, ये मैं कह सकती हूँ। और कोविड के दौरान जब लॉकडाउन के 3-4 दिन हो गए थे और हम ये सारी आफत को देख रहे थे टीवी चैनलों में, तो हमें लग रहा था कि हमें नहीं बैठना है। जो गांव है, जो इलाके हैं, वहां पर क्या हो रहा था, और आई थिंक तब तक लोगों के फोन आना शुरू हो गए थे। एक गांव बांदा जिला में ऐसा था जिसका नाम है कुछ बनियान का डेरा, वहां से हमको फोन आता है कि मैडम जी बाहर नहीं जा पा रहे, 3 दिन से हो गए, घरों में चूल्हा नहीं जले हैं, बच्चों भूखे मर रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, ना तो पुलिस आ रही है, ना प्रशासन जाने दे रही थी। और कुछ बंधिया डेरा के जो लोग हैं वो सिलबट्टा होता है ना, उसको टांगते हैं दिन भर में, जो उनको पैसा मिलता है उससे ले जाके अपना आटा भाटा ले जा करके तब शाम में उनका चूल्हा जलता है। हमने किसी तरह से जद्दोजहद के बाद में पुलिस से लड़ाई करके कि हमें गांव तक आप जाने दीजिए, गांव के क्या हालात है किसी को नहीं पता है। जो लोग रोड पे मिल जा रहे थे उनकी खबरें तो मीडिया दिखा रही थी, लेकिन गांव के अंदर क्या हो रहा था उनसे नहीं पता। अरुण जी, जब मैं और मेरी रिपोर्टर मीरा हम उस गांव में गए, हमारा दिल इतना रोया और इतना हमारे आंसू आए। उस गांव में जाकर के हमने देखा इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि सच में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले थे। वहां से हमने सीधे फेसबुक लाइव किया था। हमें लगा कि ये एक गांव की स्थिति नहीं, बहुत सारे गांव की होगी। हमने फेसबुक लाइव में हमने एक एक घर की सीन दिखाई, बच्चों की सीन दिखाई, सबसे हमने इंटरव्यू किया। और उसी दौरान मैंने और मीरा ने हमने अपना नंबर फेसबुक के जरिए हमने पब्लिक किया कि जिनको भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। और उस लाइव के बाद फिर मैं गई जिला कलेक्ट्रेट और वहां पर जा करके मैंने गांव वालों की समस्या बताई, मैंने शिकायत दर्ज कराई, तब वहां पर राशन पहुंचा। और ऐजा खबर लहरिया हमने भी वहां पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करी। तो ये एक गांव नहीं है, ऐसे कई गांव थे जहां पर हम जा करके गांव के हालात को बताते थे, वहां की सीन को, क्योंकि प्रशासन भी चाहता था कि उन तक ये जानकारी जाए ताकि प्रशासन वहां पर राशन की व्यवस्था करा पाए। तो वहां की आवाजों को हमने हर जगह लाया। मैं एक बात और कहूंगी, जब हमारा नंबर सोशल मीडिया पे गया तो लोगों ने ये एक तरह से उसको लाइन के जैसे उसको यूज किया। जो बुंदेलखंड के मजदूर पलायन करके गुजरात में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, सऊदी में, जहां जहां से लोग फंसे हुए थे, सबने हमारे नंबर को यूज करके मैडम हम भूखे हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हम 3 दिन से नहीं खाए हैं। तो हमने फिर एक ग्रुप बनाया। हमारा ग्रुप जो था वो उन लोगों की आवाजें रिकॉर्ड करके उनके नाम नोट करते थे, फिर हम ट्वीट करते थे। जो लोग महाराष्ट्र में फंसे हैं तो वहां के सरकार को या जो वहां के एनजीओ के लोग हैं हम उनको टैग करके वहां तक राशन पहुंचाते थे, जो दिल्ली में है उनको राशन पहुंचाते थे। इस तरह करके पूरे लॉकडाउन में हमने लोगों को सपोर्ट दिया। तब इतना सुकून मिला दिल को कि जो हमने 15-20 साल में काम किया है वो रियल पहचान मुझे आज मिली कि खबर लहरिया को पढ़ने वाले, जानने वाले महाराष्ट्र में भी बैठे हैं, जो लोग पलायन करके गए हैं, गुजरात में भी बैठे हैं, मुंबई में भी बैठे हैं, राजस्थान में भी बैठे हैं, पंजाब में भी बैठे हैं। और इस तरह से हम लोगों को एक तरह से हेल्प कर पाए। तो हमें लगा कि खबर लहरिया सिर्फ यूपी एमपी में नहीं है, खबर लहरिया की रीच तो हमारी पूरे देश में है। आई थिंक हमने बहुत रिपोर्टिंग करी। मैं इसी में और जोड़ूंगी क्योंकि आपका आगे सवाल भी है। और लॉकडाउन के दौरान हमने सिर्फ इस पर रिपोर्टिंग नहीं करी, हमने भूखमरी पर रिपोर्टिंग करी। हमने उस दौरान देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति है। जो महिलाएं पैदल चल के दिल्ली पंजाब से जो पलायन करके गई थी, उनको जब क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा था, उनकी क्या व्यवस्था, उनके लिए पैड की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए समय से खाना नहीं है, उनके लिए इलाज नहीं है। तो एक नारीवादी नजरिए के साथ में महिलाओं के स्वास्थ्य में किस तरह का बुरा असर पड़ रहा है, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उनके पति भी आ गए थे जो पलायन करके गए थे, बच्चे भी आ गए थे, परिवार के लोग थे, महिलाओं का इतना ज्यादा काम बढ़ गया था। और लोग कहीं नहीं जा रहे तो सबसे ज्यादा उनके साथ शारीरिक हिंसा भी हो रही है, मानसिक हिंसा भी हो रही है। लोगों की अलग अलग डिमांड आ रही है कि हमको ये खाने के लिए चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए। तो हमने उस दौरान हर पहलू को देखा है कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, बच्चों के क्या मुद्दे हैं, और खासकर जो आम जनता है उसके क्या मुद्दे हैं। और आई थिंक ये आवाज में हमें इतना ज्यादा
हमें मतलब असर दिखा कि अलग अलग तरह से वो आवाजें आई हैं हमारे पास में। आई ओके। थिंक सफर इतना महत्वपूर्ण था इन 20 सालों में अरुण जी कि मैं जितना भी इसके बारे में कह पाऊं तो कम है। पहली वाकई। ट्रेन आई थी पलायन वाले लोगों को लेकर के गुजरात से, मैं और मीरा हम गए, जबकि ये हो रहा कि लोगों को छूना नहीं है। और तब भी जहां पर लोग इतना फंसे थे महाराष्ट्र में, तो हम लोग जाकर इंटरव्यू कर रहे थे, परिवार के लोग कह रहे थे कोविड काल में कोरोना लेकर के आ जाओगी, पता नहीं क्या हो जाएगी। तो हम रिपोर्टिंग करके आते थे, फिर रात भर ऐसे लगता था कि जैसे हाथों में कोरोना आ गया है क्या, माइक में वो कोरोना आ गया है क्या। तो उस सिचुएशन के बीच में भी हमने काम किया है। आखिरी सवाल नाज़रीन आपसे कि परिवार आपका क्या सोचता है आपके इस करियर के बारे में? किस तरीके का सपोर्ट है आपके परिवार में? कौन-कौन है? क्या उनकी प्रतिक्रिया है? मेरा परिवार जब मैं शुरू में जुड़ी थी खबर लहरिया में तब भी साथ नहीं था, आज भी साथ नहीं है। और मैं इसके आगे क्या बताऊँ? लेकिन आप आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और रिपोर्टिंग कर रही हैं और अपने पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने अकेले पाला है उनको। 2 बच्चों की शादी हो गई है, 3 अभी हैं। तो खबर लहरिया में जुड़ने के बाद जो आत्मनिर्भर जो कहते हैं, महिला आत्मनिर्भर हो गई, तो मैं हो गई हूँ। और जो मतलब मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानती थी, तो जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी आज टैलेंट है, वो सब खबर लहरिया में आने के बाद हुई। बहुत अच्छा लगा ये जान के। और कविता जी आखिरी के 2 सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। सबसे पहले तो आप जो फंडिंग है आपके वेबसाइट पे आपने कहा कि आप एड्स शायद नहीं लेते, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आप किस तरीके से मेंटेन इसे कैसे कर रहे हैं? अरुण जी, जब शुरुआत में हुआ था तो प्रिंट अखबार था, कुछ अखबार हम भेजते थे, बेचते थे, कुछ हमको फंडिंग भी मिलती थी। लेकिन अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट फंडिंग काफी हम लोगों के लिए काम करते हैं। मान लो कोई संस्था है और वो हमसे मांगती है कि हमें उनको स्वास्थ्य पर स्टोरी चाहिए, जो स्वास्थ्य पर काम करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज पर काम करते हैं, किसी को नरेगा की खबरें चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों के साथ में क्या बोलते हैं, कोलिब्रेशन बोलते हैं, वो शब्द मुझे नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे करके काम करते हैं और ऑलरेडी हमारा बिजनेस है, तो अब हम बिजनेस के तौर पे भी हम काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की, तो उसमें कोई परेशानी आती है? क्योंकि एक शब्द है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, क्या उनको इंटरनेट की जो सुविधा है, वो एक्सेसिबल है या नहीं? या फिर डिवाइसेज़, तो वो रीच आपको मिल पाती है या फिर ये सिर्फ़ धारणा है हम जैसे अर्बन लोगों की कि वहाँ ज़्यादा रीच नहीं होगी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की? बहुत रीच है। हमारे तो जितने ऑडियंस हैं वो तो मैंने आपको बताया नहीं, हमारे तो लोकल के ऑडियंस सबसे ज्यादा हैं। मैंने हुँ। आपको यही सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि ये हम तब समझ पाए हैं कोविड के दौरान कि हमारे पाठक कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। तो जब हमको कॉल आता कि दीदी हम आपकी खबर पढ़ते हैं, दीदी हम आपकी खबर पढ़ते हैं, दीदी मैं पंजाब में बैठा हूँ आप हमारी हेल्प करिए। तो हमें लग हुँ। रहा था कि ये वही जो सबसे बड़ी ऑडियंस हमारी गरीब है, मजदूर हैं, गांव के लोग हैं, जिनकी खबरें हम लाते हैं। पहली बात तो देखिए, जो गांव गांव की खबरें ज्यादा कोई कवरेज नहीं करता है। ठीक है ना, हुँ। चुनाव उनाव आ जाते हैं तब तब की बात अलग है कि देश की मीडिया अलग अलग गांव में जाती है, गोरखपुर भी जाती है, अयोध्या भी जाती है, बनारस भी जाती है, बांदा भी आती है। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद गांव के क्या हालात है शायद वो कोई नहीं देखता है। हम अभी क्या करते हैं, हमने इलेक्शन के दौरान में काम्बो रिपोर्टिंग करी और हमें लगा कि हम लोगों को हर दिन का अपडेट दे, तो हमने अपना शो किया चुनावी चकल्लस के नाम से। तो पहले हम रात में आते थे और रात में हम देखते थे कि हम लोगों को बताएं कि हम किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, हर दिन का हमारा अपडेट क्या है। तो वो हम लोगों के साथ में शेयर करते थे और हम लोगों से बोलते थे कि जो लोग भी जुड़े भैया बता दो कि को कहाँ से जुड़ा है। तो कौनो बोला था कि दीदी हम बबेरू से आ बैठन, मोर अम्मा भी आपका लाइव देखा थी। तो कौनो कहा था दीदी मैं चित्रकूट से देखा, तो कौनो कहा था दीदी मैं बांदा से देखा। तो ऐसे ऐसे करके जब लोग हमसे बातचीत करते हैं, तो जो महिलाओं के पास में मोबाइल नहीं है लेकिन वो हमसे जुड़ी हुई है क्योंकि उनके बेटे के पास में मोबाइल है और क्योंकि उनके भाई के पास में मोबाइल है, तो औरतें भी जुड़ती हैं और औरतें भी सवाल करती हैं। और पुरुष तो हमारे यहाँ है ही है, सबसे ज्यादा वही आगे है, उन्हीं के हाथ में हर तरह की सत्ता है। तो आई थिंक पुरुषों की रीच ज्यादा है, लेकिन महिलाएं भी काफी अब जुड़ने लगी हैं। हुँ। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो इतनी इंस्पायरिंग कहानी है
वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़नी जी, कविता जी, एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ खबर लहरिया के लिए, और इसी तरीके से अपना जो काम है वो करते रहिए और हम जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते रहिए। इसी के साथ ही बनेगा स्वस्थ इंडिया का ये पॉडकास्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपके पास कोई कमेंट, क्वेरी या सुझाव है इस टॉपिक पर, या फिर कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले हफ्तों में कवर करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमें मेल कीजिए bsipodcast@ndtv.com पर। BSI यानी बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। सेम नाम, बनेगा स्वस्थ इंडिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह। मेरी तरफ से गुड बाय। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।